हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज भारतीय राज्य व्यवस्था की हम लोगों की पहली क्लास है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करनी है। भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम लोग इसकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि की, तो पृष्ठभूमि प्लासी के युद्ध से ही शुरू हो जाती है। अब प्लासी का युद्ध, इसमें हम आप लोगों को केवल जो ज़रूरी है जानकारी वही बताने का प्रयास करेंगे, बाकी डिटेल से आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास में ये बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण लॉर्ड क्लाइव विजयी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल पर लॉर्ड क्लाइव का अधिकार हो जाता है। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल शासक, तीन लोगों की संयुक्त सेनाओं ने कंपनी को पराजित करने के उद्देश्य से यह संघर्ष किया था। इसमें कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था। इस संघर्ष में भी ये हेक्टर मुनरो विजयी रहा। कारण यह था क्योंकि उसकी सेना जो थी वो योग्य और प्रशिक्षित थी, जिसके पश्चात कुछ संधियाँ होती हैं, जिसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इन्हीं संधियों के माध्यम से कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन तीनों लोगों पर, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय पर अनेक प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए। जैसे इसी के अंतर्गत इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत ही कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। मतलब दीवानी का अर्थ ये होता है क्योंकि एक तरीके से कंपनी को राजस्व एकत्र करने का अधिकार इलाहाबाद की संधि के तहत मिल गया था। अब यहीं से 1765 इलाहाबाद की संधि होती है 12 अक्टूबर 1765 को। 1765 से 1772 तक का काल भारतीय संविधान या भारतीय इतिहास के काल में बहुत ही अराजकता या लूटपाट का काल माना जाता था। क्योंकि कारण यह है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारतीय लोगों से उपहार के नाम पर बहुत मोटी रकम एकत्र करते थे। जिस तरीके से एक तरफ तो बंगाल के नवाब प्रशासनिक तौर पर जनता पर टैक्स लगाता था, उसी तरीके से जो टैक्स वसूलने का काम था वो वसूलने का काम अंग्रेज़ों को मिल गया था। इस तरीके से भारतीय जनता पर दोहरे तरीके से शासन किया जा रहा था। इसे ही इतिहास में द्वैत शासन के नाम से जानते हैं। यहाँ की अराजकता की स्थिति को देखकर जब इंग्लैंड की महारानी को इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उन्होंने, क्योंकि कंपनी तो यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और यहाँ ये लोग भारतीय जनता से इतना अधिक टैक्स वसूल करके ये भारतीय जनमानस पर बहुत अन्याय कर रहे थे। जब महारानी को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने ब्रिटिश संसद के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम पारित करना प्रारंभ किया, जिसकी अंतर्गत सबसे पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट आता है।
रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात की जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसके केवल हम जो भी बताएंगे उसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु ही बताएंगे, बाकी आप लोगों को इतिहास में आप लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। हम यहाँ पर वही चर्चा करेंगे जो भारतीय संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो सबसे पहले इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी का विस्तार करके इसमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर दिया गया था, तथा बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहकर संबोधित किया जाने लगा। उसके बाद इसके संचालक मंडल का पहले 1 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता था, अब वह 4 वर्ष के लिए चुना जाने लगा। साथ ही अगर इसके बात की जाए इसकी सदस्यता के लिए जो पहले 500 पाउंड की अंशधारिता आवश्यक होती थी उसे अब नए नियमों के तहत 100 पाउंड कर दिया गया, तथा इसके साथ ही अंशधारकों को अपना संचालक चुनने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। अगर बात की जाए इसके तीसरे पॉइंट में तो गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के तहत कानून बनाने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था, बशर्ते उसे लागू करने से पूर्व कंपनी ने जो निदेशक बोर्ड बनाया था उसकी अनुमति आवश्यक कर दी थी। अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए इस अधिनियम के अंतर्गत तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, जिसके पहले न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे। अगर इसी कड़ी में दूसरा देखा जाए, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसके केवल 2 बिंदु ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बिंदु, इसमें उच्चतम न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें उच्चतम न्यायालय जो था वो भारतीय और अंग्रेज़ों के मध्य जब कभी विवाद की स्थिति होती थी तो निष्पक्ष तरीके से कार्य करता था और उसमें बहुत से अधिकारियों को भी सज़ा हो जाती थी। इसी पर इस उच्चतम न्यायालय की इसी प्रतिक्रिया के विरोध में कंपनी ने यह अधिनियम पारित किया और उन्होंने यह प्रावधान बना दिया कि इसमें कंपनी के विरुद्ध या कंपनी के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है जो सरकारी अधिकारी की हैसियत से कार्य करता हो। इसका दूसरा प्रमुख पॉइंट यह था क्योंकि कानून निर्माण, इसमें यह बता दिया गया था कि कानून निर्माण करते समय भारतीयों की धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही कानून का निर्माण किया जाए। इसी कड़ी में तीसरा अधिनियम आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अगर इसके मुख्य प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान तो इसमें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद बनी थी उसकी सदस्य संख्या जो पहले 4 थी उसे अब 3 कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, गवर्नर जनरल की परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों के अधीक्षण की शक्ति भी इस अधिनियम के तहत प्राप्त हो गई थी। अगर इसके तीसरे प्रावधान की बात करें तो गवर्नर जनरल देशी राजाओं से युद्ध संधि करने से पूर्व कंपनी के संचालक मंडल से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया था। इसी कड़ी में चौथा आता है 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसके भी कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, तो आइए देख लेते हैं। गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में, इस अधिनियम का ये 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में निर्णय को लागू करने और उसे रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, जो कि पहले सहमति के आधार पर करना होता था। अब गवर्नर जनरल को स्पेशल रूप से या
अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह जो कार्यकारिणी परिषद में कोई भी कानून बन रहा है उसे लागू किया जाए या ना लागू किया जाए, इस संबंध में उसे विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। इसी के साथ गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का अधिकार भी इस अधिनियम के तहत दिया गया। 1793 का राजलेख। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक अधिनियम आ रहे थे, जबकि 1793 के पश्चात राजलेख स्टार्ट होते हैं। राजलेख क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, आप लोगों को एक्ट क्या वो अधिनियम, अनुच्छेद, धाराएं क्या होती हैं, ये हम आप लोगों को किसी दूसरी क्लास में विस्तृत जानकारी इसके बारे में देंगे। 1793 के प्रमुख प्रावधानों की बात कर लें तो इसमें कंपनी को व्यापार करने के लिए 20 वर्षों की अनुमति और दे दी गई थी। दूसरे प्रावधान की बात करें इसके अंतर्गत, तो पहले जो व्यक्तिगत नियम बनाए जाते थे, अब उन्हें लिखित विधि के माध्यम से, जो पहले प्रशासन का संचालन व्यक्तिगत नियमों या मौखिक नियमों के आधार पर किया जाता था, अब उन्हें लिखित विधि के माध्यम से प्रशासन का संचालन करने के लिए प्रशासन का संचालन करने की व्यवस्था की गई। और इस लिखित विधि की व्याख्या का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया। इस कड़ी में छठा राजलेख आता है 1813 का राजलेख। इस के अंतर्गत भी कंपनी को 20 वर्षों तक अर्थात 1833 तक व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। दूसरा प्रावधान जो कि प्रमुख प्रावधान है, इसके अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की भी छूट दे दी गई थी। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को व्यापार करने का जो एकाधिकार प्राप्त था उसे भी समाप्त कर दिया गया, बशर्ते चीन के साथ कॉफ़ी और अफीम के व्यापार पर अब भी कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है क्योंकि इस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की जो व्यवस्था की गई थी वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। हालांकि भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का उद्देश्य उनका दूसरा था। फिलहाल हम उस तरफ न जाते हुए इसके चौथे पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें नियंत्रक मंडल को परिभाषित करके उसका विस्तार कर दिया गया, अर्थात नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे उनके क्या कर्तव्य होंगे, क्या अधिकार होंगे, कहाँ तक उनके अधिकार मान होंगे, उसके बारे में उसे परिभाषित किया गया, फिर उसका विस्तार कर दिया गया। इस कड़ी में 1833 का जो राजलेख आता है वह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजलेख था, क्योंकि इस के माध्यम से भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है और इसी के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया जाता है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला प्रावधान कार्यकारिणी परिषद में जो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया वह लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। उसके बाद इसमें हालांकि बात तो इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी में भेदभाव न करने की भी बात की गई थी, किंतु यह केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गया। 1843 में दास प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का कार्य भी इस अधिनियम ने किया। अब इस कड़ी में अंतिम राजलेख 1853 का राजलेख था, जिसके प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। इसमें कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इसका था कि बंगाल, जो कि
1773 के अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को एक में सम्मिलित किया गया था, इस अधिनियम के तहत उसे पुनः अलग कर दिया गया और बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी परिषद में उपाध्यक्ष नियुक्त करने की भी स्वतंत्रता दे दी गई थी। इसी के अंतर्गत तीसरा प्रावधान है, इस राजलेख के अंतर्गत विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत जो विधायी कार्य थे वो अलग कर दिए गए, प्रशासनिक कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया। पहले एक ही व्यक्ति या एक ही, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही विधायी कार्य भी कर रही थी और प्रशासनिक कार्य भी कर रही थी। अब इनको अलग अलग कर दिया गया। हालांकि कंपनी ही उसका संचालन करती थी, लेकिन व्यक्तियों में विधायी कार्यों को करने के लिए अलग व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई और प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अलग व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई। इसका अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में भी एक विधि आयोग का गठन किया गया था। तथा इसका आखिरी पॉइंट जो कि हमारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कंपनी के कर्मचारियों का जो चयन था वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर किया जाना था। हालांकि 1833 के अधिनियम में ही कंपनी के कर्मचारियों का जो चयन था वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर किया जाना था, किंतु वहाँ पर ऐसा ना हो सका। लेकिन यहाँ से 1853 के राजलेख से एक व्यवस्थित रूप से जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर उनके चयन की व्यवस्था की गई। अब 1858 से लेकर 1947 तक जो भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास है उसे हम अगली क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।